नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या ओपन संवाद के मंच से संवाद कनेक्ट पर कला महोत्सव में नेशनल क्राफ्ट्स म्यूजियम में एक नई गेस्ट है हमारे साथ, डॉक्टर रुचि भारद्वाज। बहुत ही जाना पहचाना नाम यूट्यूब हेलो के लिए। मैम। वेलकम मैम। नमस्कार। जब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की, मेंटल स्ट्रेस की, कैसे डील करें, तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कि संवाद कनेक्ट ने आपसे वादा किया है कि हम उनके लिए अवेयरनेस लाएंगे। बहुत बड़ा कारण है उसमें इनफर्टिलिटी। मैम आयुर्वेदिक कंसल्टेंट हैं और इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं। मैम के यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, मैं कैप्शन में भी दूंगी। आपको इतनी सारी रोचक जानकारियाँ मिलेंगी जिससे आपको लगेगा कि दुनिया जो दिखती है उससे भी आगे है, जहाँ रिसर्च काम आती है। तो मैम मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगी कि आयुर्वेदिक और सही बॉडी लाइफस्टाइल बहुत अटूट कॉम्बिनेशन है, ये होना चाहिए। बट जब हम इनफर्टिलिटी की बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं मैं, तो ये बहुत बड़ा रीज़न है स्ट्रेस का। इसको आप कैसे समझाएंगी लोगों को? मैं लास्ट 12 ईयर्स से इनफर्टिलिटी में प्रैक्टिस कर रही हूँ और जब कपल्स मेरे पास आते हैं ना तो ज़्यादातर लोगों में स्ट्रेस देखने को मिलता है। आप ये बोल लीजिए कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी की वजह से स्ट्रेस होता है या स्ट्रेस की वजह से इनफर्टिलिटी, वाइस एंड वर्सा होता है। बट हाँ, इसको मैनेज करना ट्रीटमेंट का एक पार्ट है जो कि आयुर्वेद करता है। जब आप किसी और पैथी में ट्रीटमेंट लेने जाते हैं ना तो आपको सीधा एक कमर्शियल मार्केट मिलती है जहाँ सिर्फ आपको पैकेजेस दिए जाते हैं। आपका फेलर आपको पहले बता दिया जाता है और बोलते हैं कि नेक्स्ट साइकिल में इतना डिस्काउंट होगा, तो वो फेलर को पहले प्रेफरेंस दे के चलते हैं। जबकि जब आप आयुर्वेद में आते हैं ना तो हम आपको समझते हैं, हम रूट कॉज पे काम करते हैं। हमें पता है सोशल बर्डन बहुत है और रिजल्ट भी चाहिए, बट क्विक फिक्स जैसा आयुर्वेद में नहीं है क्योंकि हम रूट कॉज पे काम करते हैं। हम सिर्फ फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज पे काम नहीं करते, हम आपकी पूरी बॉडी को बैलेंस कर कर आपके फर्टिलिटी रिलेटेड इशू को ट्रीट करते हैं। तो स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि मोस्टली कपल स्ट्रेस में आते हैं। उनको परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है, उनको ये रहता है कि सोशल बर्डन है, मम्मी ने कहा, फैमिली ने कहा, डिले हो गया। उसके बाद उन्हें ये रहता है कि खुद भी कि मुझे इसी टाइम पे कंसीव हो जाना चाहिए क्योंकि मेरे उस फ्रेंड के इतने बच्चे हैं। एंड आजकल जो बहुत ही ज़्यादा मार्केटिंग दिखाते हैं वो ये दिखाते हैं सक्सेस केसेस, तो वो और उनके ऊपर बर्डन डाल देते हैं कि सबको रिजल्ट मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा। तो आप समझिए ये सब मार्केटिंग टूल्स है। अपनी बॉडी को पहचानिए, स्ट्रेस को कम कीजिए जिससे ये जर्नी हील भी होगी एंड टाइमली ट्रीट भी होगी थ्रू आयुर्वेदा। दैट्स सो ट्रू मैम। इतना मुश्किल हो जाता है जब कंपैरिजन्स आ जाते हैं, फैमिलीज़ में नहीं, खुद के अंदर कंपैरिजन्स आते हैं। हमारा दिमाग कहता है कि अरे शादी को 6 साल हो गए, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, अभी तक बच्चा नहीं हुआ है। व्हाट कुड बी द रीज़न? और उस स्ट्रेस को सॉल्व करने में हम और स्ट्रेस में घिरते चले जाते हैं। मैंने आपका यूट्यूब चैनल स्कैन किया, ज़रूरी था, आप हमारे गेस्ट थे। वहाँ पे आपकी एक रीसेंट वीडियो है जिसमें है 5 बड़ी गलतियाँ जिनसे बार बार मिसकैरेज होता है। उसमें आपने लाइफस्टाइल और डाइट की इम्पोर्टेंस को बताया। तो आप मॉडर्न लाइफस्टाइल में एक्सेसिव सोशल मीडिया फर्टिलिटी एंजाइटी को बढ़ा रहा है, और आयुर्वेदिक इसको कैसे कैसे टेंड कर सकता है, कैसे इसका सोल्यूशन दे सकता है, इसके बारे में मैम बताइए। यस, बिल्कुल। एक्सेसिव सोशल मीडिया ना सिर्फ फर्टिलिटी रिलेटेड इशू को बढ़ाता है बल्कि कपल्स की फाइनेंस हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करता है। लोग प्रेशर में आके कहीं भी जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट होती है, जो सामने आता है वो बिकता है एंड लोग उसको खरीदने का सोचते हैं। एक सबसे बड़ी चीज़ आजकल जो मैं कपल्स में देख रही हूँ वो है इम्पेशंस। इम्पेशंस में वो सोच रहे हैं कि हम अभी कंसीव नहीं कर रहे, आईवीएफ तो है ही ना, जब आईवीएफ में जाएंगे तो बेबी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। जब आप आईवीएफ जर्नी पर होते हो ना तब आपको पता चलता है, और जब आप आईवीएफ क्लिनिक पे विजिट करते हो तो आप देखते हो कि 1 साइकिल फेलर, 2 साइकिल फेलर, 3 साइकिल फेलर। और जब आप खुद के जर्नी क्रॉस करते हो ना तो फर्स्ट साइकिल फेल होने के बाद आप होपलेस हो जाते हो। सो इट्स गुड टू अटेन द नेचुरल ट्रीटमेंट फर्स्ट। जब आप नेचुरल ट्रीटमेंट पे पहले आएंगे ना तो आपके रूट कोज पे काम होगा, आपकी जर्नल हेल्थ स्ट्रेंथनिंग में आएगी, और जब वो स्ट्रेंथनिंग में आएगी और आपके हार्मोन्स भी अच्छे होंगे
और आपके फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज रिजॉल्व होकर आप टाइमली कंसीव करोगे। तो सोशल मीडिया का जो प्रेशर है और जो कमर्शियल मार्केट है उसको आप समझिए, जो दिखता है वो बिकता है, ऐसा ये हमेशा सच नहीं है। दैट इज़ सो ट्रू मैम, ये तो एक गोल्डन लाइन है जो आज के बच्चे समझ ले तो बहुत बड़ी चीज़ है। बट स्मार्ट भी बहुत हैं वो। बॉडी को बैलेंस रखना एक चीज़ है, माइंड को बैलेंस रखना इक्वली ज़रूरी है। आप कहते हो आयुर्वेद में मेंटल अग्रह माइंड फिक्सेशन है या चिंता का बहुत खास रिलेवेंस है। तो आप कोई क्विक टेक अवे बता सकते हो जहाँ पे आप मेंटल हेल्थ को आप कह सकते हो कि वो स्ट्रेस में ना आए लोग, या कुछ ऐसा रूटीन फॉलो करें, कोई ऐसी हैबिट्स हो, क्या कर सकते हैं वो? यस, मेंटल आग्रह यानी कि एक्सेसिव एंजाइटी या स्ट्रेस लेना डेफिनेटली आपकी जनरल हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करता है। आयुर्वेद में ना हेल्थ की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी गई है। समय दोष है, समय अग्नि, समय धातु मलय क्रिया, प्रश्नात इंद्रिय मनय स्वस्थ से इति भिद्यते। यानी कि जब आपके सारे दोषास बैलेंस में हैं, आपका डाइजेशन बैलेंस में है और उसके साथ साथ आपकी सारे सेंसरी ऑर्गन बैलेंस में है और आपका मन प्रसन्न है, तभी आप हेल्दी हैं। तो आप हेल्थ की डेफिनेशन सिर्फ आपके ब्लड टेस्ट नहीं है, सिर्फ आपके फिजिकल पैरामीटर्स नहीं है, बल्कि आपके मन का खुश होना बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रेस को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो आपको डिजिटल डिटॉक्स करना पड़ेगा। जो हर चीज़ आप गूगल पे सर्च करते हो ना, और आजकल चैट जीपीटी जो हर चीज़ का क्विक आंसर दे देता है, वो हमेशा सही नहीं होता, प्रैक्टिकली सही नहीं होता। तो उसके लिए एक आयुर्वेदा डॉक्टर के डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ अगर आप अपना सुबह को संभालना और रात को संभालना सीख जाएंगे ना, तो आपका दिन बिगाड़ने वाला कोई नहीं होगा। यानी कि सुबह जल्दी उठना, मॉर्निंग रूटीन अच्छे से फॉलो करना और उसके साथ साथ रात को टाइम पर सोना और उससे 1 घंटे पहले फ़ोन और डिजिटल डिटॉक्स कर देना। सो डेफिनेटली आपकी बॉडी, आपके हार्मोन्स या आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी सारी चीज़ें बैलेंस में आएंगी। सो बैलेंस इज़ द की ऑफ द हेल्थ और आयुर्वेद भी बैलेंस ही सिखाता है। बट मैं इससे एक और चीज़ जानना चाहूँगी मैम, आप इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं, बट वुमेन हेल्थ केयर की बात करूँगी मैम। अवेयरनेस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, किन पॉइंट्स को आप हाईलाइट करना चाहेंगी जो हमारी वुमेन के लिए स्पेसिफिकली मैसेज हो, वो अपनी हेल्थ केयर का ध्यान कैसे रखें? मैंने एक लास्ट पॉइंट बोला था, बैलेंस। हमें सिर्फ बैलेंस को समझना है और अवेयरनेस देनी है। हम क्या करते हैं ना, जब पीरियड्स क्रैम्प्स होते हैं, पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, वहीं से हम खुद को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। अक्सर मम्मियाँ बोलती हैं पेन है ना, पेन तो सभी को होता है। उसके बाद जब आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है तो आप सोचते हैं, उसके बारे में कभी डॉक्टर के पास नहीं जाते कि हाँ ठीक है ना, दिन में मैं 4 पैड ही तो चेंज कर रही हूँ और ये तो मुझे शुरू से होता है। बट यही सारी चीज़ें हैं बैलेंस को स्टार्ट करने की। बॉडी सिग्नल्स देती है, सिम्टम्स को समझिए, बट सिम्टम्स को आप समझ पाएंगे निदान परिवर्जन से, यानी कि जो कॉज है उसकी प्रिवेंशंस कर और प्रिवेंशंस आयुर्वेद से अच्छा कहीं नहीं है। तो इसमें जहाँ पर फीमेल आजकल मीनार की स्टार्ट हो रही है, बच्चों को पीरियड्स आना कम एज में, मैं देखती हूँ 10-11 की एज में बच्चों को पीरियड्स आ रहे हैं, बट पेरेंट्स आर नॉट सीरियस अबाउट देम। उनको लगता है कि बच्चे फ्रेगनेंस लगा रहे हैं, डीओ लगा रहे हैं, बच्चे मेकअप कर रहे हैं और उनको ये नहीं पता ये फाइटोएस्ट्रोजन ही जल्दी पीरियड्स आने के कारण है। या फिर प्लास्टिक का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, फास्ट फूड और स्पाइसी आइटम्स बच्चे बहुत ले रहे हैं, उन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं है। तो वहीं से बैलेंस की हिस्ट्री स्टार्ट होती है। उसके बाद बैलेंस को करने के लिए जब फीमेल का मीनार की से रिलेटेड, पीरियड से रिलेटेड कोई इशू आता है और उनकी फर्टिलिटी एज, उसमें अच्छी फर्टिलिटी को कैसे बना के रखना है वो भी उन्हें 17-18 की एज से अगर बता दिया जाए, तो वो ऑफ कोर्स डाइट को बैलेंस रखेंगे और खुद को बैलेंस रखेंगे। और मोनोपोज को तो हम इतना अवॉइड करते हैं ना कि पीरियड्स है, सभी को जाता है, 40-45 की एज में यही तो होता है, ये सबसे अंडररेटेड चीज़ है। तो मोनोपोज के टाइम पे भी स्पेशल आयुर्वेदिक एडवाइस बहुत ज़रूरी होती है, जिसमें डाइट मॉडिफिकेशन, आपका लाइफस्टाइल और आपकी बॉडी टाइप कैसी है, आपकी बॉडी का एक्चुअल में स्टैमिना कैसा है, आपका बल कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका ट्रीटमेंट प्लान होता है।
तो उन सारी चीज़ों को जब आप बैलेंस में करना सीख जाओगे ना थ्रू आयुर्वेदा, और आयुर्वेदा आपको हर स्टेप पे हेल्प करता है, तो बस उनको बैलेंस करना है विद आयुर्वेदा, डेफिनेटली ये जर्नी आसान हो जाती है। कितने सारे नॉर्म्स हैं। अब आपने मेनोपॉज की बात करी, अभी एक नया टर्म हमारे सुनने में आया जो हमारे एज के लिए बहुत नया है और हमारे एज में बहुत अप्लाई हो रहा है, पेरी मेनोपॉज, जो हमें खुद भी नहीं पता है, हमें खुद उसकी एजुकेशन और अवेयरनेस की ज़रूरत है। मैं चाहूँगी कि आप उस पर कुछ गाइड करें हमें। यस, पेरीमोनोपॉज इज जस्ट बिफोर द मोनोपॉज, जो भी एक फेज आता है, काफ़ी बार ये फेज फीमेल्स में 35 के आसपास, 35 के बाद स्टार्ट हो जाता है और टिल द एज ऑफ द 45 रहता है, या जब तक उसको मोनोपॉज नहीं हो जाता। इसमें क्या है, ज़्यादातर फीमेल्स इस चीज़ को नहीं समझ पाती हम इरिटेटेड क्यों रहते हैं, या हमें मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं, हमें इरिटेशन, हम फटाफट गुस्सा कर देते हैं हर बात पे, या मुझे नींद ज़्यादा क्यों आ रही है, या काफ़ी बार वो जर्नल हेल्थ को इतना अवॉइड करती हैं कि एक्सेसिव प्रेशर फिजिकली और मेंटली लेती हैं, बट उन्हें समझ नहीं आता कि बॉडी को पॉज देने की ज़रूरत है। तो ये होता है पेरीमोनोपॉज में, हॉट फ्लैशनेस आना, नींद कम आना, एंजाइटी होना, और इसके साथ साथ बहुत सारे इश्यूज़, कभी एकदम से स्वेटिंग हो जाना, कभी मूड बहुत अच्छा हो जाना, कभी भूख बढ़ जाना या कभी भूख कम हो जाना। और हम इसी में क्या इशू करते हैं ना, हम समझ नहीं पाते ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी ब्लड रिपोर्ट्स तो नॉर्मल आती है। पेरीमोनोपॉज जब हमारे हार्मोन शिफ्ट हो रहे होते हैं, या आयुर्वेद में हम इसको वाता एग्रीवेशंस बोलते हैं। वात एक, बॉडी में वात पित्त कफ 3 ऐसे दोष हैं जो हमारी पूरी बॉडी को बैलेंस करते हैं। वहीं पर वात एक ऐसा दोष है जो कि हमारी बॉडी में हमारी हार्मोनल हेल्थ, हमारा ब्लड सर्कुलेशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल का बाहर आना, यूरिन का बाहर आना, उसको बैलेंस करता है। बट कहीं ना कहीं जब वो इम्बैलेंस होता है तो बॉडी में सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। तो बस हमें वात को बैलेंस करना है थ्रू आयुर्वेदा, थ्रू सम डाइट मॉडिफिकेशन, और अपने आप को कीप काम रखकर। सो डेफिनेटली पेरीमोनोपॉज का फेज हम क्रॉस कर जाएंगे, बल्कि मैं बोलती हूँ उसको हम डिफीट कर सकते हैं, उसको हम हरा सकते हैं, बट ओनली थ्रू आयुर्वेद। ये अब आपने मेरे नए क्वेश्चन को यहीं से जन्म दे दिया है। आयुर्वेद, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, 3 अलग अलग तरीके के और भी बहुत सारे तरीके के मेडिकेशंस हैं। आज के ज़माने में आयुर्वेद को बहुत सारे लोग बहुत मान रहे हैं, बट कुछ ऐसे भी हैं जो इसको बिल्कुल नकार देते हैं कि इसमें क्या है, कुछ पत्तियां हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं तो एक आयुर्वेदा फिजिशियन हूँ, तो मैं ये बोलूँगी, मैं तो आयुर्वेद को एक मिरेकल, एक एडवांस साइंस, या मैं ये बोलूँगी कि ये बहुत ही वो वाली पैथी है 5000 साल पहले, जब हम और आप भी नहीं थे बट आयुर्वेद था। तो मुझे आयुर्वेद के मिरेकल पता है, एंड डेफिनेटली आयुर्वेद एक ऐसी साइंस है जो आपको डिजीज आने से पहले ही क्योर रखती है, बल्कि डिजीज ना ही आए उस चीज़ को भी हम आपके लाइफस्टाइल में लाते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल दिनचर्या हम सब फॉलो करते हैं, हमें नहीं पता हम क्यों करते हैं। हम सुबह उठते हैं, हम सब लोग सुबह उठकर टंग क्लीन करते हैं, हम लोग ब्रश करते हैं, उसके बाद स्टूल पास करते हैं, एंड दीज दिनचर्या आर ऑल्सो ऑलरेडी मेंशन इन आवर संहितास, जो करने से ना सिर्फ आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ डिटॉक्स होती है। ऐसे ही इस दिनचर्या में पूरे दिन में आपको कैसे कैसे करना है और रात को किस टाइम तक सो जाना है, इवन किस टाइप के मैट्रेस पे आपको सोना है, और सोने से पहले क्या रिचुअल होना चाहिए किस एज में, वो सब आयुर्वेद में बताया हुआ है। तो इतनी एडवांस साइंस जो ना सिर्फ आपकी बॉडी का, फिजिकल बॉडी का ध्यान रखती है बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखती है और आपको हॉलिस्टिकली ट्रीट करती है, तो कैसे कोई डिजीज आएगी। सो आयुर्वेद बिल्कुल सारी पैथी से एडवांस है और डिफरेंट है। मैम, मैं इससे बस यही कहूँगी, आयुर्वेद हो, होम्योपैथिक, एलोपैथिक, पर्पस तो सबका एक ही है कि लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली। मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस के लिए संवाद कनेक्ट का मंच बनाया गया है। कला महोत्सव में हम लोगों के साथ यहाँ पे कला से जुड़ते हैं, आर्टिस्ट हैं यहाँ पर। जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो वो भी हमारे एक इंडियन ट्रेडिशन का पार्ट है। आप कैसे देख रहे हैं कि हम कला महोत्सव में आयुर्वेदिक को इन्वॉल्व कर रहे हैं और मेंटल हेल्थ के लिए अवेयरनेस कर रहे हैं? आपका खास संदेश इसके बारे में? या जैसे कला महोत्सव वर्ड ही ऐसा है जो रूटेड है, हमारी रूट से जुड़ा हुआ है, वहीं पर आयुर्वेद भी हमारी रूट और परंपराओं से जुड़ा हुआ है।
हम अपने डे टू डे चीज़ों में, अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे रिचुअल्स फॉलो करते हैं जो हमारी हेल्थ से जुड़े होते हैं, बट हम उसको एज ए संस्कृति या हम सोचते हैं कि हम कुछ डिवोशनल वर्क कर रहे हैं तो फॉलो करते हैं। जैसे कि नवरात्रास रखना, उन दिनों में हमारा जो डाइजेशन है वो डिस्टर्ब रहता है, पित्त हायर साइड में होता है। जब दोनों टाइम पे नवरात्रास आते हैं अप्रैल के महीने में या अक्टूबर नवंबर में, तो दोनों टाइम पर हमारे व्रत डाइजेशन को होते हैं। बैलेंस करने का टाइम होता है, और वो डिवोशनल और स्पिरिचुअल हेल्थ एक्चुअली कनेक्टेड होती है हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ से। सो आयुर्वेद कला और संस्कृति एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जैसे आत्मा का शरीर और मन के साथ है, क्योंकि जब यहाँ भी हम आते हैं ना, कला और संस्कृति से जुड़ते हैं, तो हमें कामलेस फील कर रहे हैं। चारों तरफ जो हमारा कल्चरल म्यूजिक है या हर कल्चर को प्रेजेंट करने के लिए चीज़ें दिखाई गई हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं सूदिंग और कामलेस दे रही है। अगर हम मॉडर्न भाषा में बोलें तो सेरोटोनिन लेवल्स को बैलेंस कर रही है। वहीं पर आयुर्वेद में ये कामलेस आपके वात को बैलेंस कर रही है। तो दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेस लेवल को बैलेंस ही करती है। तो हाँ, स्ट्रेस को बैलेंस करने के लिए जो भी बेस्ट है उस चीज़ को अडॉप्ट कीजिए। सबसे पहले खुद को पहचानो। बिल्कुल मैम, तो आप संवाद के लिए क्या मैसेज देंगी? क्या आयुर्वेद संवाद की परमिशन देता है कि नहीं देता है? कितना ज़रूरी है संवाद हमारे समाज में? बिल्कुल, संवाद एक तरह से अवेयरनेस है, बट जब संवाद के दौरान हम एक्सेसिव आर्ग्यूमेंट्स में आ जाते हैं हाँ। समटाइम्स, तो वो तर्क वितर्क में आ जाता है, और ज़्यादा तर्क वितर्क हमारी बात को डिस्टर्ब करता है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा बोलना। आयुर्वेद हमेशा आपके बल और आपके साथमे को प्रेफरेंस देता है। आपकी बॉडी में कैपेबिलिटी कितनी है, आपका एक्सर्शन लेने का लेवल कितना है, तो आप उसको रख कर अगर संवाद करेंगे तो अवेयरनेस भी देंगे, और हाँ, उसके साथ साथ आप लोगों को मेंटली हील भी करोगे। तो संवाद बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ मेंटल हेल्थ के लिए, बट आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग बैलेंस में रखकर आप प्लेस देकर सही संवाद करें, और तर्क वितर्क में तर्क को आप ज़्यादा अहमियत दीजिए, वितर्क को नहीं। तो संवाद बहुत इम्पैक्टफुल रहता है। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना अच्छा मैसेज दिया है संवाद के लिए, और ये एक नया डायमेंशन है संवाद को समझने का। मुझे नहीं लगता है हमारे किसी भी गेस्ट ने अभी हमें ये चेहरा भी दिखाया है, तो बहुत ज़रूरी चेहरा है संवाद का। आप हमारे साथ जुड़े कला महोत्सव में, ओपन संवाद के मंच में, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नए गेस्ट के साथ बहुत जल्द ओपन संवाद से। मैं सौम्या, शुक्रिया।